Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was Mount Everest, which was recognized as the highest point on Earth's surface after which mega surveys? And correct answer for this question is the Great Trigonometrical Survey of India, which the original name of the mountain was Peak 15. Next question was recently the Purple Festival is in news and it was associated with which event? So it was all about diversity. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news here is talking about जहाँ पर क्या हुआ है कि जो 50 करोड़ है जो कि रिलीफ के लिए अलॉट होना था वो अभी तक भोपाल जो केस हुआ था हमारा गैस ट्रेजिडी हुआ था उसके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। चलिए इसकी डिटेल में जाने के पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए हमें पता है कि एक इवेंट यहाँ पर होता है भोपाल गैस ट्रेजिडी का 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, ईयर हमारे लिए याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो जाती है यूनियन कार्बाइड के प्लांट में, जिसका रिजल्ट होता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है, कुछ परमानेंट रूप से विकलांग हो जाते हैं और बहुत सारे लोग आज भी ठीक है इससे होने वाले जो इसके साइड इफ़ेक्ट थे उनसे सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या था 1984 में जब ये इंसिडेंट हुआ, जो टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ से रिलीज होगी यूनियन कार्बाइड से, जो कि अगेन यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है आर्टिकल में कि मध्य रात्रि थी दिसंबर 2 और 3 तारीख को 1984 को ये यहाँ पर घटना घटी। रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर 5295 5295 ये तो वो नंबर है जो रजिस्टर्ड है, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई और लगभग 5,68,292 लोगों की यहाँ पर इंजरी हुई। देखिए ये तो हमने ह्यूमन डेथ को यहाँ पर अकाउंट कर लिया। इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक है, जो प्रॉपर्टी है, वो लगभग यहाँ पर 5,478 जाने भी यहाँ पर गई। अलॉन्ग विद दैट यूनियन कार्बाइड के साथ क्या हुआ देखिए, इन पर कुछ जुर्माना लगाया गया और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने कंपनसेशन के रूप में $470 मिलियन यहाँ पर दिए, जिसको अगर हम इंडियन अमाउंट में कन्वर्ट करें तो इट वॉज 715 करोड़ 715 विच इज़ ये सैंक्शन हो गया था 1989 में। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली जो हमारा यहाँ पर जो सेंटर है इनसे यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि ये जो 470 मिलियन डॉलर यहाँ पर सैंक्शन हुए थे, इसमें से आज की डेट में भी अगर हम 715 करोड़ में से बात करें तो 50 करोड़ का वो अमाउंट है जो रिलीफ के लिए, जो विक्टिम्स थे भोपाल गैस ट्रेजिडी के, उनकी रिलीफ के लिए यहाँ पर उनको दिया जाना था। लेकिन अभी तक ये 50 करोड़ रुपए रिलीफ के रूप में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्यूट क्या चल रहा है, सेंटर का बोलना है कि जो बहुत सारे इसके बाद की जांच और पड़तालें की गई उसमें पता चला कि एडिशनली फंड की भी हमें आवश्यकता होगी जो पेस्टिसाइड कंपनी की वजह से यहाँ पे जो नुकसान हुए हैं। वहीं जो यूनियन कार्बाइड की तरफ से जो केस यहाँ पर लड़ रहा है उनका ये बोलना है कि जो भी सेटलमेंट अमाउंट था, जो भी डिसाइड किया गया था 1989 के ड्यूरेशन में, उसको पूरी तरीके से पे किया जा चुका है और अब इससे ज़्यादा कोई अमाउंट यहाँ पर पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो इशू है इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए आपसे इशू तो पेपर में नहीं आने वाला, इंपॉर्टेंट केस स्टडी के रूप में जब हम एमपीपीएससी की बात करते हैं तो भोपाल गैस ट्रेजिडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंस कहाँ हुआ था। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजिडी हमें देखने के लिए मिली थी। एक केमिकल एक्सीडेंट था on the night of 2nd and 3rd December 1984 यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पेस्टिसाइड प्लांट है, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इस डिज़ास्टर को वर्ल्ड का वर्स्ट डिज़ास्टर भी हिस्ट्री में कैलकुलेट किया जाता है। रिजल्ट यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है वो लीक कर गई थी प्लांट से और इवेंचुअली ये इसने इस ट्रेजिडी को जन्म दिया और इतना जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन देखा, इतनी ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज हुए। इसके बाद भी आज तक की डेट में बहुत सारे ये जो केमिकल है ये सॉइल में मिल चुका है, लोगों को सांस की, आँख की और बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ से लोग सफ़र कर रहे हैं।
चलिए, तो ये तो था आर्टिकल के बारे में और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ से आपसे मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC भी लिखते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, विच इज़ CH3NCO, या फिर इसको ही C2H3NO भी यहाँ पर लिखा जाता है। सो एस्टिमेट यहाँ पर किया गया था कि लगभग 40 टन के आसपास जो गैस है वो यहाँ से लीक हो गई थी, जो कि एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है। ठीक है, और अगर हम उस टाइम पे बात करें कि एयर का जो ppm है, जो पार्टिकल पर मिलियन जो टच हुआ था, वो 21 हो गया था, जिसकी वजह से ये जो गैस है ये लोगों की सांस में गई और फाइनली क्या हुआ हमें पता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। उसके बाद बहुत सारे केसेस यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। एनवायरमेंटल रिलीफ फंड में भी इसको लाया गया। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट यहाँ से हमें देखने के लिए मिला 1991 का। सो ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो डिजास्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rao's Academy for competitive exam MP Nagar Zone 2 भोपाल. Along with that, इंदौर में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, हमारा संस्थान इंदौर में भी अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश कर चुका है। उसकी जानकारी के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो अब इंदौर में भी एक एक बच्चा सफलता की उड़ान भरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बात की जा रही है, एक नई स्टडी यहाँ पर की जा रही है जिससे ये पता चलेगा कि जो ब्लैक बक है उनका सर्वाइविंग चैलेंज कैसा रहा है। देखिए एक नई स्टडी यहाँ पर की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, जिसने लाइट थ्रो करी है कि जो ब्लैक बक है इंडिया में, ठीक है, वो नेचुरल और ह्यूमन चैलेंजेस को फेस करती हुए भी अभी यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक होता क्या है, देखिए जब हम ब्लैक बक्स की बात करते हैं तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली हमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसी जगह पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मेल्स की बात करें तो इनकी खासियत क्या होती है, इनका एक क्रॉक स्क्रू शेप्ड हॉर्न होता है और ये ब्लैक से डार्क ब्राउन कलर के हमें दिखाई देते हैं। वहीं फीमेल बक्स की अगर हम बात करें तो ये फॉन कलर्ड की होती हैं। सो बेसिकली अगर हम ज्योग्राफिकल इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हमें ये 3 क्लस्टर्स में देखते हैं। एक तो नदन में देखने मिलते हैं, दूसरा सदर्न में, और तीसरा ये हमें ईस्टर्न रीजन्स में दिखाई दे जाते हैं। सो जो ज्योग्राफिकल सेपरेशन है, जो डेंसिटी है, ह्यूमन हैबिटेट है, वो भी इन्हीं क्लस्टरों के बीच में आप देखिए बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एज पर IISc विच इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनका जो स्टूल, ठीक है, जो फीकल है, यानी यहाँ पर हम मल की बात कर रहे हैं, उसको कलेक्ट किया जा रहा है और उस पर स्टडी की जा रही है। ठीक है, कि ये जो 12 डिफरेंट लोकेशन से यहाँ से इनके जो मल को कलेक्ट किया गया है, फीकल के सैंपल्स यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं, ये ट्रैक करने में मदद करेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इनका ये जो एक्सपांशन है ये किस तरीके से यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, जब आप देखिए नदन, सदर्न और ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो ये वही क्लस्टर है जहाँ पर बहुत सारे लोग भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ह्यूमन हैबिटेट के बाद भी, नेचुरल डिग्रेडेशन होने के बाद भी जो ब्लैक बक है ये किस तरीके से यहाँ सर्वाइव कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर स्टडी की जानी है। देखिए अब यहाँ पर स्टडी का रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो एंसेस्ट्रल ब्लैक बक पॉपुलेशन थी, सबसे पहले ये 2 भागों में स्प्लिट हुई। इसमें से एक पार्ट कहाँ चला गया, नदन की साइड, और दूसरा चला गया आपका ईस्टर्न की साइड। ठीक है, और यहीं से इनसे ही हमें क्या देखने के लिए मिला, ये जो ईस्टर्न क्लस्टर गया, इससे ही हमें सदर्न क्लस्टर देखने के लिए इमर्ज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। नेक्स्ट ये जो रिसर्चर टीम है, इन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जितनी भी ऑड्स है उसको हटाते हुए जो ब्लैक बक्स है, दे अपीयर टू डिसअपियर मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, इट्स डिस्पर्स नॉट डिसअपियर, सॉरी। सो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें दूसरी तरफ, तो दे अपीयर्स टू स्टे लार्जली विद इन देयर नेटिव पॉपुलेशन रेंजेस।
ठीक है, विच द रिसर्चर इन्फर्ड फ्रॉम द यूनिक माइट्रोकॉन्ड्रियल सिग्नेचर इन ईच पॉपुलेशन। सो ये इस पूरी स्टडी की बहुत खास बात थी। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो स्पीशीज़ हैं इन्होंने मैनेज किया कि ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में हमें किस तरीके से सर्वाइव करना है, उसके साथ साथ ह्यूमन डोमिनेशन के साथ एक ऐसी प्रजाति का सर्वाइव करना और आगे बढ़ना बहुत खास बात है। चलिए, तो यहाँ पर जानने के लिए क्या है, देखिए जब हम ब्लैक बग की बात करते हैं तो ब्लैक बग को ही हम एंटीलोप सर्विकैपरा भी बोलते हैं। ये एक इंडियन एंटीलोप होता है जो कि नेटिव होता है इंडिया और नेपाल का। इसका एक्सपांशन मैंने आपको बता दिया कहाँ देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें तो इसे एपिटोम ऑफ ग्रासलैंड भी बोला जाता है। ये इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, जो कि चीता के बाद हालांकि ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, अब देखिए ये डायर्नल एंटीलोप है, मतलब इनकी जो एक्टिविटी होती है वो दिन में ज़्यादा होती हैं रात के मुकाबले में। क्लियर। साथ ही अगर हम पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन्होंने ब्लैक बक को अपना स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया है। वहीं कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनको सिंबल ऑफ प्योरिटी माना जाता है हिंदुज़म में, क्योंकि इनकी जो स्किन्स और होर्न्स होते हैं उसको एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। वहीं बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो ब्लैक बक को एज अ गुड लक साइन भी यहाँ पर देखा जाता है। अगर हम इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन्हें शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखता है। वहीं IUCN की स्टेटस की बात करें तो वो उन्हें लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखता है, और साइट्स की बात करें तो वो इसे अपेंडिक्स 3 की कैटेगरी में रखता है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जहां पर बात की जा रही है कि डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नॉट सेम सेक्स मैरिज। देखिए ये आर्टिकल कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद होगा अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जितनी भी पिटीशंस यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी के द्वारा दी गई थी अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में, उनको अपने पास ले लिया है और इस पर विचार किया जाएगा कि सेम सेक्स मैरिज है उसको अलाउ किया जाना चाहिए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि LGBTQ कम्युनिटी यहाँ पर डिमांड कर रही है, या फिर नहीं। देखिए आर्टिकल पूरा स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं ये हमें आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर बात की जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को इन 2018, ठीक है, and held that the criminalization of sexual relationship between adults of the same sex was अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया प्रीवियस अटैम्प्ट्स को, और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी डिसीजन है उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिल गया कि फाइनली ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन यहाँ पर कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ, अब अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिन्होंने इसको क्या कर दिया, LGBTQ कम्युनिटी को बोल दिया कि हाँ भाई आपके पास राइट है, आप क्या करेंगे, होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, आपके पास राइट है, दो अडल्ट हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किसको किसके साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में आना है, इट्स देयर लाइफ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आज की डेट में जिन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने इनको डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया लेकिन सेम सेक्स मैरिज को लीगल नहीं किया हुआ है। तो ये नीचे आप एक मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो डार्क कलर से आपको जितनी कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं जैसे ब्राज़ील, ग्रीनलैंड वगैरह, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है। ठीक है, लेकिन वहीं जो आपको ये कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं लाइट ब्लूइश कलर से यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज लीगल तो है लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में, कुछ जुरिसडिक्शन के साथ। वहीं हम बात करें तो ये जो पूरा वाइट मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वो जगह हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल करने वाली लगभग 68 कंट्रीज़ हैं, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल मानने वाले बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर हम मैरिज की बात करें तो बोल रहे हैं सेम सेक्स मैरिज इज़ इलीगल। और यहाँ पर 91 ऐसी जगह देखने के लिए मिल जाती हैं जो क्या कह रही हैं कि नहीं भाई ये इलीगल है, और सिर्फ 32 ऐसी जगह हमें देखने मिलती हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को क्या माना गया है आपका कि यस इट इज़ लीगल, और उससे रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखिए डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है होमोसेक्सुअलिटी, बट सेम सेक्स मैरिज अभी तक यहाँ पर परमिटेड नहीं है, जिसके बारे में
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बाय द एंड ऑफ फेब्रवरी शायद एक कोई बहुत लैंडमार्क डिसीजन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। सो इस आर्टिकल से आपको क्या निकालना है जी, आपके काम के हैं ये पूरे स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है आरबीआई ने रिवाइज की है अपनी गाइडलाइंस फॉर लॉकर मैनेजमेंट। देखिए हुआ क्या है, एक केस हुआ था जिसे बोला जाता है आपका अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक केस था। उसके आसपास ही ये पूरा जो आरबीआई की गाइडलाइन से रिवाइज हुई है वो हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ नए चेंजेस आरबीआई ने यहाँ पर बोले हैं कि बैंकों को लाना ज़रूरी है। ये नए चेंजेस क्या हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जब लॉकर्स को अलॉट किया जाएगा तो बैंक को एक एग्रीमेंट के साथ आना पड़ेगा विद द कस्टमर ऑन ड्यूली स्टाम्प्ड पेपर, जहाँ पर इस एग्रीमेंट की जो कॉपीज़ होंगी ये दोनों पार्टी के पास होंगी और यहाँ पे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कॉन्ट्रैक्ट की वो क्लियरली डिफाइंड होंगी। बात क्या की जा रही है, ये प्रोविज़न क्या बात कर रहा है, सेफ्टी ऑफ द लॉकर, इट्स मैनेजमेंट, रेंट कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन फॉर ट्रांसफ़र और रिवीलिंग ऑफ द कंटेंट। हुआ क्या है, देखिए बैंक क्या बोल रहे हैं कि बैंक अब अलाउ करेगा टू ऑब्टेन अ टर्म डिपॉजिट। ठीक है, जब भी अलॉटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है किसी भी कंज्यूमर को तो उसको एक टर्म डिपॉजिट यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इट वुड कवर 3 years रेंट। ठीक है, और जो भी ब्रेकिंग ओपन अप चार्जेस होंगे वो भी यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है इस सब के पीछे, कि बैंक ये प्रमोट करना चाह रहा है कि जो लॉकर का पेमेंट है, ठीक है, अगर वो किसी भी इवेंट में ऐसा हो जाता है, सपोज जस्ट इमेजिन एक दो बैंक आपस में मर्ज हो गए, ठीक है, या एक बैंक बंद होने की कगार पे आ गया या कुछ हो गया, तो इस समय लॉकर के मैनेजमेंट का क्या होगा, सेफ्टी का क्या इशू होगा, रीअलोकेशन क्या होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर मुद्दा निकला था। हुआ क्या, यहाँ पर बोला जा रहा है नई गाइडलाइंस के तहत कि अगर बैंक के साथ कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसे अपने कस्टमर को एटलीस्ट 2 महीने पहले एक एडवांस नोटिस देना होगा, उसे एक एडवांस तौर पर इन्फॉर्म करना होगा। साथ ही ये जो नोटिस है इस तरीके का, या कोई रीलोकेशन होने वाला है, फिजिकल रीलोकेशन होने वाला है, या ब्रांच शिफ्ट होने वाली है किसी बैंक की, या वो किसी नए बैंक के साथ यहाँ पर मर्ज करने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन वो लॉकरधारी जो व्यक्ति है जिसका लॉकर उसके बैंक में है उसको भी भेजेगा 2 महीने पहले। साथ ही किन्हीं भी 2 प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में वो इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, अगर भाई क्या हो गया, चलिए अब आप बोलते हैं कि यार हमने तो पूरा पैसा एडवांस में दे दिया था, नाउ व्हाट। तो यहाँ पर भी आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन दी है कि जो भी प्रोपोर्शनेट है इस अमाउंट का, जो भी आप पहले पे कर चुका है कस्टमर, उसको रिफंड करने की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अकाउंट में इस अमाउंट को बैंक सरेंडर करेगा। ठीक, अब यहाँ पर बैंक किसी भी तरीके की लाइबिलिटी में नहीं रहेगा टू इंश्योर द कंटेंट ऑफ द लॉकर अगेंस्ट एनी रिस्क व्हाटसोएवर। ठीक है, एडिशनली यहाँ पर क्या किया गया, इन नो सर्कमस्टांसेस कैन इट ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर फॉर इंश्योरिंग दी कंटेंट। देखिए इसी की तरह के कुछ चेंजेस कस्टमर के लिए भी लाए गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करी जा रही है कि जो भी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बैंक को इंस्टीट्यूट करना है, इनकी सेफ गार्ड किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, इनकी सिक्योरिटीज डिजिटल लॉकर्स की कैसे रहेगी, ये बैंक का काम है। साथ ही यहाँ पर ये भी बात की जा रही है एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर भी यहाँ पर इशू करने की ज़रूरत है, जो भी नए पासवर्ड को जनरेट करने की बात की जाती है। मोस्टली क्या होता है, कस्टमर कई बार अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, या अगर किसी के पास फिजिकल की अवेलेबल है तो वो ऐसे में की अपनी घुमा देते हैं। रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पे सवाल खड़े हो जाते हैं। सो कस्टमर को भी यहाँ पर अगर उसकी चाबी गुम जाती है, लॉकर की उनसे किसी भी तरीके से मिस हो जाती है, तो उन्हें अपने बैंक को इमीडिएट इफेक्ट के साथ इन्फॉर्म करना भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बैंक यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं डिस्क्रिशन to break open the locker with regard to due procedure if the rent stand pending। ठीक है, अगर देखिए 3 साल तक किसी व्यक्ति ने लगातार इस लॉकर का अमाउंट यहाँ पर नहीं पे किया है तो बैंक के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी कि वो उसे ओपन करने से भी मना कर सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें क्या होना होगा, एक अपने कंज्यूमर को टाइम पे इन्फॉर्म करना होगा कि देखिए भाई आप टाइम पीरियड से बाहर आ गए हैं, ठीक है, आप अपना अमाउंट पे कर दीजिए, अदरवाइज आपको बैंक इसको ओपन करने की परमिशन नहीं देगा।
साथ ही देखिए भविष्य में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसीलिए जो ब्रेक ओपन प्रोसेस होगा उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि वो बैंक ऑफिसर और दो इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने उसको किया जाएगा, और साथ ही ये जब पूरा इंसिडेंट हो रहा होगा इसे टेप भी किया जाएगा, इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो उससे यहाँ पर बचा जा सके। अब देखिए मैंने आर्टिकल की शुरुआत में आपसे बोला था कि ये जो पूरा केस है ये अमिताभ दास गुप्ता के केस के आसपास घूम रहा है। देखिए हुआ क्या था, यूनियन बैंक के एक कस्टमर थे जिनका नाम था अमिताभ दास गुप्ता, ठीक है। देखिए 93-94 की घटना है। होता क्या है कि यूनियन बैंक क्या करता है, अपनी ये जो कस्टमर है अमिताभ दास गुप्ता, इनका लॉकर इसको इलीगली तरीके से यहाँ पर तोड़ देता है, ठीक है। होता क्या है, और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आपने अपने जो भी ड्यूज थे उनको यहाँ पर पे नहीं किया था बिटवीन 93 एंड 94। अब बाद में जो भी यहाँ पर पूरा मुद्दा होता है और ये पता चलता है, जो चीफ मैनेजर होते हैं बैंक के वो इस बात को, गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि इनकरेक्टली और गलत तरीके से इस लॉकर को यहाँ पर तोड़ा गया, और उस सेम इंसिडेंट के लिए वो यहाँ पर मिस्टर अमिताभ दास गुप्ता से माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या, जब मिस्टर दास गुप्ता यहाँ पर जाएंगे अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी, मतलब जो भी सामान इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था देखने के लिए, तो ये पाते हैं कि उसमें से 7 सामान में से सिर्फ 2 ऑर्नामेंट्स ही इनके बचे हुए हैं, और उसमें से भी ये जो 2 ऑर्नामेंट्स हैं ये अनसील्ड लिफाफे में यहाँ पर रखे हुए हैं। रिजल्ट, ये कोर्ट में अपील करते हैं और कोर्ट वर्डिक्ट देता है कि ये जो इम्पोजिशन ऑफ लायबिलिटी है ये बैंक के ऊपर है, विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोविजन एंड एप्रिसिएशन फॉर एविडेंस इन द सिविल सूट फॉर सच पर्पसेस, ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली ऑर्डर करता है लैंडर को कि वो भाई कंपनसेट करे मिस्टर दास गुप्ता को, और सेपरेटली ये भी ऐड करता है कि जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है लॉकर मैनेजमेंट को लेके वो इनएडिक्वेट है और उन्हें हमें चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। सो ये था इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, so it's time for current oriented one liners, and first news is union government's free telemedicine services, which is eSanjeevani, has recently crossed another milestone by touching the 9 crore teleconsultation mark. eSanjeevani is a web-based comprehensive telemedicine solution which was launched by the then Ministry of Communication and Information Technology in 2009. Next, India and United Kingdom signed an exchange letter for young professional scheme in London. It will permit up to 3,000 of their degree holding citizens aged between 18 and 13 to live and work each other's country for at least 2 years. Next, 10th of January, which is observed every year as the World Hindi Day, and the theme for this year was Hindi Traditional Knowledge to Artificial Intelligence. और साथ ही आप याद रखेंगे कि पहली बार विश्व हिंदी दिवस को 2003 में ऑब्जर्व किया गया था। चलिए, सो इट्स अ क्विज टाइम एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हिंदी डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ब्लैक बक। सो आपको पता है, करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.